गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणीशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैव रसायन पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में आपने पिट्यूटरी और न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे टेस्टिस या वृषण की। टेस्टिस या वृषण ये मुख्य नर जननांग हैं। ये जोड़ेदार ग्रंथियां हैं जो स्तनधारियों में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटल सैक्स में स्थापित रहती हैं। अपने स्थान पर स्थापित रहने के लिए ये मीजोर्कियम नाम के मीजोडर्मल ऊतक की सहायता से पेरिटोनियम से जुड़े हुए रहते हैं। वास्तव में टेस्टिस का विकास एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है और भ्रूणीय अवस्था में ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे उतर करके इग्यूनल कैनाल से होते हुए नीचे उतरते हैं और स्क्रोटल सैक्स में स्थापित हो जाते हैं। यदि किसी कारण से टेस्टिस स्क्रोटल सैक्स में अर्थात एब्डोमिनल कैविटी से बाहर या नीचे नहीं स्थापित हो पाते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, तो इस अवस्था को क्रिप्टोर्किज्म कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को क्रिप्टोर्किड कहा जाता है। वास्तव में टेस्टिस के दोहरे कार्य हैं। इसका एक कार्य है स्पर्म का निर्माण करना और दूसरा कार्य है हार्मोन का निर्माण करना। जो स्पर्म के निर्माण अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य है, ये सामान्य बॉडी टेम्परेचर से नीचे के तापमान पर, कम तापमान पर होता है। अधिक तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है और इसीलिए टेस्टिस को बॉडी से बाहर स्थापित किया गया है। एंडोक्राइन फंक्शंस अर्थात हार्मोन के निर्माण के कार्य पर तापमान का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही भी हो अर्थात क्रिप्टोर्किज्म भी हो तो भी हार्मोन का निर्माण होता रहेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। जहाँ क्रिप्टोर्किज्म के मामले हों वहाँ सर्जरी करके टेस्टिस को स्क्रोटल सैक्स में लाया जा सकता है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देखेंगे। ये टेस्टिस का एक डायग्रामेटिक सेक्शन है। आप देखेंगे कि इसमें कई लोब्स हैं, सेप्टा के द्वारा बटी हुई हैं। इन लोब्स में सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं बाहर निकल रही हैं। यहाँ इफरेंट डक्ट्यूल्स लिखा हुआ है। ये वास्तव में वास इफरेंस कहलाती हैं। इनको वासा इफरेंसिया या वास इफरेंस कहते हैं। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स या वासा इफरेंसिया टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को एपिडिडाइमिस में पहुंचाती हैं। इसके ऊपर की रचना आप देखेंगे। एपिडिडाइमिस वास्तव में ये ठीक टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर समझाने के लिए ये डायग्राम में टेस्टिस से थोड़ा सा बाहर इसको कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। तो ये बाहर की रचना जो आप टेस्टिस को घेरे हुए लंबी रचना देख रहे हैं, ये एपिडिडाइमिस है। यह स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। एपिडिडाइमिस का ऊपर का भाग हेड कहलाता है, जिसको कैपट CAPUT कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं।
बीच का भाग कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है और सबसे नीचे का भाग, जिसको यहाँ पर टेल ऑफ एपिडिडाइमिस लिखा गया है, इसको कॉडा एपिडिडाइमिस अर्थात टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस नाम की नलिका निकलती है जो स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा में ले जाती है। तो ये सामान्य रचना थी टेस्टिस की। यहाँ ये बता दें कि टेस्टिस की जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है TESTES, ये प्लूरल है, बहुवचन है। अगर सिंगुलर में लिखना हो तो इसको टेस्टिस लिखेंगे TESTIS। उच्चारण करने में जब सिंगुलर होगा तो उसको टेस्टिस बोलेंगे और जब प्लूरल होगा TESTES तो इसको टेस्टीज बोलेंगे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का अंतर आप देख लेंगे। टेस्टिस की आंतरिक रचना देखें। जैसा मैंने बताया कि यहाँ अनेक पालियाँ हैं, लोब्स हैं, और लोब्स के बीच में सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ ये भी बता दें कि व्हेल, डॉल्फिन या एलिफेंट ऐसे कई जीव हैं जिनमें कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक्स में अर्थात एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं पाया जाता है। ये अपवाद स्वरूप हैं। टेस्टिस की आंतरिक रचना देखें। इस स्ट्रक्चर में देखें अनेक गोलाकार, ये 1 2 3 4 रचनाएं बनाई गई हैं। बीच बीच में जो सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर का स्थान है, यहाँ पिंक कलर से या रेड कलर से दिखाया गया है, और ये गोलाकार रचनाएं सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। सेमिनिफेरस नलिकाएं यहाँ सेक्शन में दिख रही हैं। वास्तव में ये बहुत ही कुंडलित मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं के बीच बीच के स्थान में आप देखेंगे तो यहाँ इंटरस्टिशियल सेल्स लिखा हुआ है। तो जो ये रेड वाला स्थान है, इसके बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हार्मोन का निर्माण करेंगी। और ये जो सेमिनिफेरस नलिका है जो लाइट कलर में, हल्के कलर में है, ये स्पर्म का निर्माण करती है। यहाँ पर एक सेमिनिफेरस नलिका का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ऊपर की तरफ पूरी की पूरी नलिका दिखाई गई है। नलिका के बाहर आप देखेंगे तो लेडिक कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसी डायग्राम का नीचे का हिस्सा देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म बनाने वाली कोशिकाएं हैं, और वो जैसे जैसे इसकी गहराई में जाएंगे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी, और सबसे भीतर की तरफ पहुंचने पर ये स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म के रूप में दिखाई देंगी। यहीं पर सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये डायग्राम है, आप व्हाट्सएप वाले इमेज से इसको अच्छी तरह से देख करके ड्रॉ कर सकेंगे। टेस्टिस को सेमिनिफेरस नलिकाओं को घेरने वाली जो परतें हैं, 3 परतें होती हैं, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 सब कंपार्टमेंट होते हैं। इनको लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल में, जैसा मैंने बताया कि कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं। ये 1 से 3 की संख्या में हो सकती हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं का जो एपिथीलियम है, ये इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं होती हैं जो जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स या जर्मिनल एपिथीलियल सेल्स कहलाती हैं। ये स्पर्म का निर्माण करती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं स्पर्म के पोषण का काम करती हैं, स्पर्म को परिपक्व होने के लिए पोषण प्रदान करती हैं।
सर्टोली कोशिकाएं बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, लंबे आकार की हैं, पिरामिड शेप्ड में होती हैं और ये स्पर्म बनाने वाली कोशिकाओं को कुछ भाग तक घेरे हुए रहती हैं। ये बढ़ते हुए स्पर्मेटोजोआ का पोषण करती हैं। जो जर्म सेल्स हैं ये परिधि से अगर केंद्र की तरफ जाएं तो 4 या इससे अधिक परतें इसकी दिखाई दे सकती हैं। सबसे बाहर वाली परत स्पर्म मदर सेल है या स्पर्मेटोगोनियम है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और अंत में स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देंगे। ये माइटोसिस के द्वारा विभाजित होते हैं और इस तरह से एक स्पर्म मदर सेल विभाजित होते हुए अनेक स्पर्म का निर्माण करती हैं। और जैसा मैंने बताया, सेमनीफेरस नलिकाओं के बाहर के स्थान पर लेडी कोशिकाएं या इंटरस्टेशियल कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई टेस्टिस की। काम की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, टेस्टिस के 2 फंक्शंस, 2 कार्य हैं। नर जननांग के रूप में ये स्पर्म का निर्माण करता है, जैसा अभी मैंने बताया था। अंतःस्रावी अंग के रूप में ये हार्मोन का निर्माण करता है। तो इसकी जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं, और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं और लेडी कोशिकाएं हैं ये हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन बनता है। लेडी कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं मुख्य मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं, उसका निर्माण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड प्रकृति का है, अर्थात ये कोलेस्टेरॉल से डेराइव होता है। समस्त स्टेरॉयड हार्मोन्स कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही मुख्य एंड्रोजन है, यही मुख्य मेल हार्मोन है। ये पुरुषोचित लक्षणों का या मेल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूंछों का उगना, आवाज़ का भारी होना, मांसपेशियों का विकसित होना, ये सारे कार्य टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही होते हैं। ये स्पर्म के निर्माण की क्रिया को, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। प्रोटीन के लिए ये एनाबॉलिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, अर्थात ये शरीर के मांसपेशियों में प्रोटीन को जमा करता है, एकत्र करता है। इस तरह से ये मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से लेडी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ये कार्य आपको बताए। सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करती हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन के साथ क्रिया करता है और टेस्टोस्टेरोन को प्रभावी बनाता है। इसके बिना टेस्टोस्टेरोन प्रभावशाली नहीं हो सकता, अपना कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या हम कहें टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ जुड़ करके टेस्टोस्टेरोन को क्रियाशील बनाती है। कैसे नियंत्रण होता है इन हार्मोन्स का? हमने पहले न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म्स पढ़ा था, उसमें हमने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस की बात की थी। वही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण का स्राव करता है।
स्राव का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस से ICSH-RH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर के ये पिट्यूटरी में आता है रक्त से होता हुआ, और पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी का अगला भाग जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहाँ पर ये रक्त के द्वारा पहुँचाया जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस में पहुँच करके ये ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ICSH के निर्माण को ये पिट्यूटरी से प्रेरित करता है। तो ICSH-RH जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित हुआ, इसके प्रभाव में पिट्यूटरी द्वारा ICSH स्रावित किया जाता है, और ये ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रक्त से होता हुआ टेस्टिस में पहुंचता है, और वहाँ ये लीडिक कोशिकाओं को या इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए और स्राव के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनेड के बीच का एक एक्सिस बन जाता है, और इस तरह से टेस्टोस्टेरोन के स्राव का नियंत्रण होता है। दूसरा गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन FSH-RH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, और हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर के ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस में रक्त के द्वारा पहुंचता है। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर रक्त के द्वारा होता हुआ यह टेस्टिस में पहुंचता है, और वहां पहुंच करके सर्टोली कोशिकाओं को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ ये जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं को माइटोटिक विभाजन के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्पर्म का निर्माण हो सकें। तो इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन FSH और ICSH, तो FSH और ICSH ये पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, यही टेस्टिस से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित करते हैं, और ये नियंत्रण हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। तो बच्चों, ये आप को मैंने संक्षेप में टेस्टिस के बारे में बताया है। यहाँ हमने इसके एंडोक्राइन पार्ट्स की, एंडोक्राइन फंक्शंस की चर्चा की है। अगला चैप्टर जो होगा फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें हम इसके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की और चर्चा कर सकेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, कॉलेज में आकर के प्रश्न पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा भी अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।